हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल GIS कठूमर में स्वागत है। बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 10th क्लास की साइंस विज्ञान विषय। विज्ञान विषय में स्टूडेंट्स हमने पहला पाठ शुरू कर दिया है और पहला पाठ शुरू करके आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में कुछ थोड़ा सा बता भी दिया है पिछले वीडियो में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं वो किस प्रकार से घटित होती हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रदर्शित करने के लिए हम रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। तो रासायनिक समीकरण हम कैसे लिखते हैं ये चीज़ भी मैंने आपको उसमें बताई थी। तो देखो बच्चों, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आ जाएगी उसका समीकरण आपको बनाना है और उस समीकरण को आपको संतुलित भी करना है, ठीक है ना। तो दो तीन चीज़ें आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। रासायनिक अभिक्रिया बनेगी, रासायनिक अभिक्रिया अगर दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच में होगी तो उसका रासायनिक समीकरण बनाना है हमको। रासायनिक समीकरण बनाने के बाद उसको संतुलित करना है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए मैंने आपको एक विधि का नाम भी बताया था और विधि का नाम क्या था? हिट एंड ट्रायल विधि। क्या नाम बोला मैंने? हिट एंड ट्रायल विधि, और उसको हिंदी में बोलते हैं अनुमान विधि, ठीक है ना। और इस अनुमान विधि के द्वारा जब आप किसी भी समीकरण को संतुलित करोगे तो उस टाइम पर आपको ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले आप उस तत्व को संतुलित करो जिसकी संख्या पूरी अभिक्रिया में सबसे ज्यादा है, तो आपका समीकरण आराम से संतुलित हो जाता है, ठीक है ना। और ज्यादातर स्थिति में ऐसा होता है कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन, इन दोनों में से कोई ना कोई सब तत्व जरूर आता है अभिक्रिया के अंदर। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को संतुलित करिए ना, और इन दोनों में से किसी एक को संतुलित आप कर दोगे तो फिर आपका समीकरण आराम से संतुलित होता है, ठीक है। तो हम अब अपने पाठ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद से पहले मैं थोड़ा सा और आपको ध्यान दिला देता हूँ पिछला वीडियो का कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। तो देखो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर पदार्थ के अंदर कैसा परिवर्तन हुआ है? रासायनिक परिवर्तन। तो देखो, पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। कौन सा? एक तो रासायनिक और दूसरा होता है भौतिक। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन पिछली क्लासेस में आपने पढ़ लिया होगा थोड़ा बहुत। तो रासायनिक परिवर्तन के अंदर तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के पश्चात एक नया पदार्थ बनाते हैं और उस नए पदार्थ का संगठन और भार दोनों ही चीजें अलग अलग होती हैं, ठीक है ना। तो वो तो होता है रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन जब हो गया तो उसके अंदर इसको समझो क्या कि रासायनिक अभिक्रिया भी होगी, ठीक है ना। अब भौतिक परिवर्तन की बात करें तो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं पदार्थ में जिसमें पदार्थ की अवस्था तो बदलती है, पदार्थ की अवस्थाएं तो बदलती हैं, लेकिन उनके रंग, रूप, स्वभाव या फिर उनके संगठन, उनके भार, इन सब के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है और इसमें कोई नया पदार्थ भी नहीं बनता है। और यदि आप अगर परिवर्तन का कारण हटा देते हो तो पदार्थ अपनी पूर्व अवस्था में पहुंच जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। तो पदार्थ के अंदर रासायनिक अभिक्रिया कब हुई? जब में कहा हुआ रासायनिक परिवर्तन। क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन से रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती हैं, ठीक है ना, केवल रासायनिक परिवर्तन से अभिक्रियाएं होती हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि पदार्थ में कि अंदर अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ है तो अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है ना। जैसे जब
जिंक धातु को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में कोई दूसरा पदार्थ भी बनता होगा। तो ये एक रासायनिक प्रक्रिया होगी। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में आपने दानेदार जिंक के कुछ टुकड़े डाल दिए और जैसे दानेदार जिंक के टुकड़े आपने उसके अंदर डाले हैं, ठीक उसी समय उसके अंदर से धीरे धीरे बुलबुले से उठने लग जाएंगे। अब बुलबुले से उठने अगर लग गए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ बन रहा है, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, तभी उसके अंदर बुलबुले उठते हैं और फिर उसमें से गैस निकलती है, ठीक है ना। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हमको व्यक्त करना है किसमें, समीकरण के रूप में। और उस समीकरण को हम क्या बोल रहे हैं, रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले मैंने आपको कल बताया था, यानी कि पिछली वीडियो में आपको समझा जा चुका था कि उसमें आपको क्या करना है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो रासायनिक अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले पदार्थ होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उत्पाद। अभिकारकों को हम किस तरफ लिखते हैं, LHS पक्ष में, और उत्पादों को हम किस तरफ लिखते हैं, RHS पक्ष में। दोनों के बीच में तीर का चिन्ह लगा देते हैं। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लाने के लिए आपको समीकरण के रूप में लाना है, तो पहले तो क्या लिखने पड़ेंगे आपको, अभिकारक, फिर तीर का चिन्ह, उसके बाद आपको क्या लिखने होंगे, प्राप्त होने वाले पदार्थ, उत्पाद। तो अभिकारक को परिभाषित कर दिया था मैंने, ठीक है ना। तो अभिकारक की परिभाषा आप देख सकते हो, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको अभिकारक कहते हैं। उत्पाद किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो अभिकारकों की क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, अभिकारक। उनको अभिकारक कहते हैं, ठीक। और वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की क्रिया के परिणाम स्वरूप प्राप्त होते हैं उनको उत्पाद कहते हैं। उनको क्या बोलोगे, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। दोनों की परिभाषा समझ आ गई। दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगाना है, तीर का चिन्ह लगाना है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखनी है, अगर अभिकारक 2 या 2 से अधिक है तो उनको कैसे लिखेंगे, उनको LHS पक्ष में। ये वाला पक्ष कौन सा है, LHS, ये वाला पक्ष कौन सा है, RHS। तो अभिकारक अगर 2 है या 3 है या 4 है, ठीक है ना, तो आप उन सभी अभिकारकों को धन का चिन्ह लगाकर लिख देंगे। इसी प्रकार से अगर उत्पाद 2 या 2 से अधिक है तो उनको भी आप धन का चिन्ह लगाकर लिख दोगे, लेकिन लिखेंगे अपनी अपनी साइड में। ऐसे नहीं कि उत्पाद है आप इसको लिखते हैं, अभिकारक है इसको लिखते हैं, फिर उल्टा हो जाए उसको, ठीक है ना। तो अब ऊपर जो अभिक्रिया है इसका मैं समीकरण बना रहा हूं। देखो, जिंक धातु को, तो जिंक धातु प्लस किसमें डाला, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल,
इक्वल टू ये दो अभिकारक हो गए, तो क्या बनी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस मिलती है और दूसरा पदार्थ मिलता है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। देखो बच्चों, इसको बोलेंगे हम शब्द समीकरण। क्या बोलेंगे इसको? शब्द समीकरण, क्योंकि हमने इसको शब्द में लिख दिया। ठीक है ना। अब इस शब्द समीकरण का हमको क्या बनाना है? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण को हम कैसे लिखें? जिंक धातु का प्रतीक क्या है? Zn। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का और सूत्र H2SO4। यहाँ कोष्टक में लिख देंगे डाइल्यूट, या फिर तनु लिख दो आप, कोष्टक में लिख दो तनु, और ना लिखे तो कोई दिक्कत ना है। फिर जिंक सल्फेट का सूत्र लिख दो ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस कर दो। गैस को हम ऊपर के और 3 का चिन्ह लगा देते हैं, तो ये गैस को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। तो ये भाई साहब आ गया रासायनिक समीकरण। इसको क्या बोलोगे आप? रासायनिक समीकरण। तो देखो, मैंने शब्द समीकरण ले लिया अभिक्रिया को, और अभिक्रिया को शब्द समीकरण बना के आपको क्या बना दिया? रासायनिक समीकरण। अब अगर रासायनिक समीकरण परिभाषित करना पड़ जाए तो हम कैसे परिभाषा दें? तो जैसे हमने काम करा, देखो किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये भाग लेने वाले पदार्थ थे, इस भाग लेने वाले पदार्थों को और प्राप्त होने वाले पदार्थों को, भाग लेने वाले पदार्थ और प्राप्त होने वाले पदार्थों, उनके सूत्र और प्रतीकों के रूप में लिख दिए मैंने। अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहे हैं और जो प्राप्त ले रहे हैं, उन सभी पदार्थों को मैंने उनके सूत्र और प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दिया, तो उसको क्या बोल दिया मैंने? रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की क्या परिभाषा है सबके बताओ? रासायनिक समीकरण परिभाषा बनाओ। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले में क्या कहेंगे? मैं कोष्टक में लिख रहा हूं भैया, अभिकार तथा प्राप्त होने वाले पदार्थों को क्या बोलते हो? उत्पाद। पदार्थों को उनके सूत्र व प्रतीकों में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। बना देंगे परिभाषा रासायनिक समीकरण की, है ना। तो जैसे हम उदाहरण लेके आ रहे हैं, भाई के साथ कर लिया कि परिभाषा बना देंगे, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को हम प्रदर्शित करेंगे, किस तरह से रासायनिक समीकरण को हम परिभाषित करेंगे। ठीक, यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी सबके? ठीक है ना। अगर यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई तो यहाँ से आगे मैंने आपको बोला था कि कोई भी रासायनिक समीकरण जब आप लिख दोगे तो बच्चों आपको वह समीकरण संतुलित करना होगा। क्या करना होगा? संतुलित करना होगा समीकरण को। और समीकरण को संतुलित करने के लिए मैंने आपको एक विधि बताई थी, हिट एंड ट्रायल। तो उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के जो समीकरण को हम बनाते हैं, उस समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। तो ये चीज़ आप लोग चेक करो। अब एक बार पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। अब देखो, जो रासायनिक समीकरण आपने अभी नोट किया था, उस रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करें। ठीक है ना।
तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। कोई भी रासायनिक समीकरण है उसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो देखो बच्चों, एक नियम होता है उसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। नियम का नाम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना तो हम किसी पदार्थ के द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं और ना ही किसी पदार्थ के द्रव्यमान को सृजित कर सकते हैं। ठीक है ना? न तो पदार्थ के द्रव्यमान को नष्ट किया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान को सृजित किया जा सकता है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है। यानी कि आप उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते चाहकर भी। जैसे ये वाला चौक आपको दिख रहा है, इसका वजन तोल लेते हैं, कितना द्रव्यमान आया आपको पता लग गया। अब आप कहेंगे कि साहब मैं इसके द्रव्यमान को नष्ट कर दूँ, तो इसके पीस कर दिए, तोड़ दिए, दो टुकड़ा कर दिए, आधा द्रव्यमान रहो, द्रव्यमान को देना, फिर और छोटा पीस कर दियो, और छोटा कर दियो, और धीरे धीरे हम इतना छोटा पीस कर देंगे कि भाई हम तोड़ ना पाए। और जब बात तोड़ नहीं पाएंगे तो बात करेंगे हम एक परमाणु, चौक को एक परमाणु। अब बात चौक के एक परमाणु में कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, होगा कि नहीं होगा। और अगर थोड़ा सा भी द्रव्यमान उसके अंदर है तो ऐसे ही छोटे छोटे परमाणु में मिलके तो चौक बनाए हुए हैं, तो उन सभी परमाणुओं का द्रव्यमान इसके अंदर फिर से मिल जाएगा, फिर से इसका द्रव्यमान आ जाएगा। समझ गए? तो ना तो आपने द्रव्यमान बनाए और ना द्रव्यमान आपने नष्ट कर पाएगा। केवल क्या किया आपने? सिर्फ इसकी स्थिति में परिवर्तन कर दिया। द्रव्यमान को घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, लेकिन नष्ट नहीं कर सकते, सृजित नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी चाहिए। ठीक है ना? जब आप ऐसा नहीं कर सकते तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ हैं उनके अंदर भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, और जब उनके अंदर द्रव्यमान है तो उनके द्रव्यमान में भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप अगर किसी दुकानदार के पास जाते हो और वो तराजू से तोड़कर आपको कोई सामान देता है, तो जब तक दोनों पलड़ा तराजू के बराबर नहीं हो जाएंगे तब तक आप सामान लेते हो क्या? दुकानदार आपको देता है क्या? नहीं दे पाता। तो उसी चीज़ को आपको समझना चाहिए। जैसे दुकानदार हर चीज़ को संतुलित करता है, बांट से अपने सामान को बिल्कुल संतुलित करता है और तब आपको सामान देता है, तो ठीक इसी प्रकार से आपको भी समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। ठीक है ना? और संतुलित करना क्यों जरूरी है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको जरूर करना है समीकरण को संतुलित। तो मैं इसको लिख देता हूँ, है ना? देखो, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, अभिकारक तत्वों का कुल द्रव्यमान, उसमें प्राप्त होने वाले उत्पाद
तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। होना चाहिए। इसलिए समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। समीकरण संतुलन के लिए हेट एंड ट्रायल विधि, और हिंदी में बोलेंगे यहाँ पे अनुमान विधि का उपयोग करना। ठीक है, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन भी लिख दिया इसका और इसका जवाब भी लिख दिया। अब देखो मैं आपको इसे एक उदाहरण के द्वारा समझा देता हूं। जैसे आप लोगों ने ये कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट को तुमने गर्म कर दिया। ठीक है भाई साहब, गर्म कर दिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। इसको क्या बोले, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब इधर ये तो अभिकारक तत्व है और ये सब कौन से है, उत्पाद तत्व। अब देखो ये समीकरण संतुलित होते के ना है, चेक करें। यहाँ पर कैल्शियम का एक परमाणु, यहाँ पर एक परमाणु बराबर है, यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु, यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु बराबर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु, यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 परमाणु, यानी कि समीकरण संतुलित है। ठीक है ना। चलो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसको चेक करते हैं। तो देखो बेटा, कैल्शियम का परमाणु भार होता है 40 प्लस कार्बन का परमाणु भार होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के 3 परमाणु भाग ले रहे हैं तो इसलिए 16 गुणा 3 का नंबर। समझ गए। अब कितने का है, 40 प्लस 12 प्लस 16 3 48। तो ये टोटल लगा है कितने है, 100 यूनिट। कैल्शियम कार्बोनेट को टोटल वजन कितने कह दो, 100 यूनिट। अब इसको चेक करो, कैल्शियम को 40 प्लस ऑक्सीजन को 16, या को 12 प्लस 16 गुणा 2, क्योंकि ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। कितने का होगा, 56 प्लस प्लस को चलो सब में, कितने का 16 दूनी 32। समझ गए। तो 56 प्लस ये कितने कहेंगे, कितने कहेंगे 44। टोटल कितने का होगा 100 यूनिट। बताओ, 2 उंगलन को दोनों पल्ला बराबर होता है, ना होता है ना। ठीक है ना। एक समीकरण और मैंने लिया जाता है, बिल्कुल छोटा सा। मैग्नीशियम के फीते को हमने वायु की उपस्थिति में जलाया तो हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है। इस समीकरण को संतुलित करते हैं। देखो, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ सॉरी 2 है, यहाँ 1 है, तो हमने यहाँ पे 2 कर दिए, तो Mg का 2 लगाना पड़ेगा। अब द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यह चेक करो। तो देखो, 2 तो रही गुणा, मैग्नीशियम का 24 होता है परमाणु भार प्लस 16 गुणा 2, 48 प्लस ये कितना आ गया 32। टोटल कितना हुआ बताओ, 80 यूनिट।
इधर देखो 2 से गुणा करो, 24 प्लस 16, तो कितने गए वही बताओ। 24 दूना 24 और 16 कितने गए? 40। तो 40 बराबर कितने गए बताओ? 80 यूनिट। तो इसको 80 यूनिट और इसको 80 यूनिट, यानी कि दोनों पल्ला बराबर रहेंगे, दोनों साइड में बराबर रहेगा ना। तो ये कारण होता है किसी भी समीकरण को संतुलित करने का, ठीक है ना। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपको तो परमाणु भार याद है, इसलिए आपने फटाफट से बता दिया। तो बेटा अगर आपको इस तरह के किसी भी समीकरण का भार द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार पूछा जाता है तो परीक्षा में ये भार दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा कभी ऑफलाइन क्लास चली तो आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। समझ में आ गई बात? इस तरह से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। तो ये चीज़ आप ढंग से देखो और नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। अगले एग्जाम्पल्स में कुछ लेता हूँ और वहाँ पर आपको उसको संतुलित करके बताता हूँ, ठीक है भाई साहब। ओके, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो हम अभिक्रिया कराते हैं, जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस बेरियम कार्बोनेट के साथ। तो हमारे पास जो प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं वो क्या होंगे? एल्यूमिनियम कार्बोनेट प्लस बेरियम सल्फेट। अब इसको संतुलित करते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान करना होगा, क्या चीज ध्यान करनी होगी कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप उस तत्व को एक तत्व को संतुलित करना है नया में, एक तत्व, जैसे एल्यूमिनियम को चेक करना है, सल्फर को चेक करना है, ऑक्सीजन को चेक करना है, बेरियम को चेक करना है, कार्बन को चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो चेक करो, इधर एल्यूमिनियम कितने के बताओ? 2, इधर एल्यूमिनियम कितने? 2, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सल्फर कितने के? 3 को गुणा है भैया 3, इसको सल्फर कितने के? 1, यानी कि 2 की कमी है। यहाँ ऑक्सीजन कितने के बताओ? 4 दिया 12, 12 और 3 15। यहाँ ऑक्सीजन कितने के? 3 दिया 9, 9 और 4 13। यहाँ पे बेरियम कितने के? या साइड में 1, इसको बेरियम कितने के? 1। अब देखो सबसे ज्यादा कौन सा तत्व है? सबसे ज्यादा ऑक्सीजन ही होगा, ऑक्सीजन ही है 13 15। तो सबसे पहले हम यही पकड़ लेना, ऑक्सीजन ही संतुलित कर ले। तो यहाँ पे चेक करते हैं कि देखो ऑक्सीजन या साइड में कम है और कितने कम है बताओ, बताओ कितने कम है? ऑक्सीजन 2 कम है, तो मैं यहाँ पे 3 को गुणा कर दूंगा। अगर यहाँ पे मैं 3 का गुणा कर देता हूँ, गुणा इसलिए करेंगे आप लोग। तो देखो बेरियम भी 3 हो गया, सल्फर भी 3 हो गया और ये भी 3 हो गया। तो सल्फर 3 है, बेरियम 3 है, 3 को, और ऑक्सीजन यहाँ है 4 दिया 12, 12 और 9 कितने लेंगे? 21 ऑक्सीजन लेंगे। दिमाग में रखो, पल्ली पर अगर बेरियम 3 है तो यहाँ बेरियम 3 करना हो तो 3 को गुणा यहाँ कर दियो। समझ में आ गई बात? अब 3 को गुणा यहाँ है तो कार्बन कितने कहेंगे? कार्बन 3 है, इसको कार्बन कितने के? 3 नहीं करते, 3 नहीं करते। अब देखो चेक करो, ऑक्सीजन में चेक करो, 4 दिया 12 और 3 दिया 9, 12 और 9 21 है, इसको 3 दिया 9 और 4 दिया 12 21 है। तो ये भाई साहब आपका समीकरण संतुलित हो गया, ये समीकरण आपका क्या हो गया? संतुलित हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। आप एक एक तत्व को अलग से लिख सकते हैं और एक एक तत्व को अलग से लिखने के बाद आराम से उसको संतुलित कर सकते हैं। पता लग जाएगा तुमको कि कौन सा तत्व कितना कम है कितना ज़्यादा है। और गुणा करने के स्थान पर बता रहा हूँ, गुणा आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, कोई भी संख्या लीजिए, गुणा करने के स्थान यही रहेगा।
आप इस जगह पे गुणा नहीं करेंगे, इस जगह पे गुणा नहीं करेंगे, कहीं भी गुणा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर दिया तो गलत हो जाएगा, केवल इस जगह पर गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समीकरण को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, आज मैंने आपको थोड़ा बहुत इसमें लिखा दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सीधे आएंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पर। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं और उन रासायनिक अभिक्रियाओं को किस तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, उनके उदाहरण हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके लिए देखो, आपको तत्व और मूलक ये ध्यान में जरूर होने चाहिए। अणुसूत्र बनाने का जो सिस्टम है वो भी आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है बच्चों। उन सारी चीज़ों को आप चेक करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में समझाऊंगा, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।